हेलो, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत करते हैं एवं अभिवादन करते हैं। बेटा आज क्लास 12th का चैप्टर दूसरा है और लेक्चर उसका दूसरा है। पढ़ने वाले क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। मैंने पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ लिया था, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, बाह्यदल होते हैं। बाह्यदल का काम क्या होता है? हरे रंग के होते हैं, कलिका अवस्था में फूल को क्या करते हैं? भोजन प्रदान करते हैं। उसके बाद दलपुंज आते हैं, दलपुंज रंगीन होते हैं, ये परागण क्रिया को सहायता प्रदान करते हैं, परागण क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं कीटों को। कीटों क्या आते हैं? पेड़ फ्लावर पर बैठते हैं, फ्लावर पे पराग कोष पर परागकण होते हैं, परागकण चिपक करके दूसरे फूल पर जाती है। टीसी आपने समझाया। उसके बाद आपको बताया थे पुमंग क्या होता है? पुष्प का नरजननांग होता है। ठीक है, पुमंग जो होता है पुष्प का नरजननांग होता है। पुमंग मिलकर के इससे बना होता है। तो पुमंग जो बेटा पुंकेसरों से मिलकर के बना होता है। उसके बाद बात की तो जायांग। जायांग क्या है? जो है पुष्प का मादा जननांग है ना। इसमें क्या होता है? अंडाशय होता है, वर्तिका होती है, वर्तिकाग्र होती है। यहाँ तक हमने सारी चीज़ें समझ ली थी। अब आज हमको पढ़ना क्या है? पढ़ना बेटा पुमंग। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो क्या है? पुमंग पर है। और पुमंग में क्या है कि पुमंग जो है पहला है, पुमंग पुष्प का क्या है? नरजननांग है। और इसके बारे में जानकारी हमको धीरे से समझना है क्या क्या है। ठीक, सबसे पहली बात जो संरचना आपके सामने बनी हुई, इसको ध्यान से देखो। ध्यान से देख रहे हो, ये क्या बना हुआ है? ये एक क्या है बेटा? पुंकेसर है। क्या है? एक पुंकेसर है। मैंने कहा ना, पुंकेसरों के समूह, जो पुंकेसरों के समूह होते हैं मिल करके किसका निर्माण करते हैं? तो पुमंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पुमंग का निर्माण करते हैं। उपमंग क्या होते हैं? पुष्प के नरजननांग होते हैं। उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो पुंकेसर भी क्या है? पुष्प का नरजननांग है। क्या है? नरजननांग है। पुंकेसर में तीन भागों से मिलकर के पुंकेसर बना होता है। पहला भाग आप देखो, यहाँ से लगा करके यहाँ तक की जो भाग होता है उसे हम कहते हैं फिलामेंट या पुतंतु। पुतंतु कहाँ पर जुड़ा होता है? जो कहते हैं पुष्पव्रंत होता है ना। पुष्पव्रंत के ऊपर एक फूली हुई संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस। थैलेमस से एक निकली हुई पतली पतली संरचना होती है, जिसे हम पुतंतु कहते हैं। पुतंतु के ठीक ऊपर क्या होता है बेटा? एंथर होता है, यानी पराग कोष होता है। क्या होता है? पराग कोष होता है। पराग कोष किसको ग्रहण करे होता है बेटा? पराग कणों को ग्रहण करे होता है। इसी में क्या होते हैं बेटा? पराग कण होते हैं। तो पुष्प के जो है नरजननांग में सबसे इम्पोर्टेंट भाग इसी का होता है। ठीक, अब बात करते हैं, इसमें एक तीसरा हिस्सा आता है कनेक्टिव, जिसे हम योजी कहते हैं। ये देखो, ये क्या करती हैं? दोनों लोब्स हैं, ये दो पालियां हैं। ठीक है, ये दो संरचनाएं आपको अलग अलग दिख रही हैं। इन दोनों को जोड़ करके आपस में रखती है, वो संरचना को क्या कहते हैं? हम योजी कहते हैं या फिर कनेक्टिव कहते हैं। कनेक्टिव का मतलब जोड़ने वाली। किसको? यहाँ पर दोनों पराग कोष अलग अलग दिख रहे हैं आपको। पराग कोष की दो संरचनाएं आपको अलग अलग दिख रही हैं। इन दोनों संरचनाओं को आपस में जो जोड़ कर रखे उसे क्या कहते हैं? हम योजी कहते हैं। और ये क्या होते हैं? ऊतक होते हैं। कैसे ऊतक होते हैं? मृद ऊतक होते हैं। कैसे ऊतक होते हैं बेटा? ये मृद ऊतक होते हैं। मृद ऊतक कैसा होता है? जीवित ऊतक होता है। कैसा होता है? जीवित कोशिकाओं से बना हुआ ऊतक होता है। इसका काम क्या होता है? भोजन संग्रह करना। क्या करना? भोजन संग्रह करना। क्लास 9th में अब जब आओगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ोगे, 11th क्लास में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। वहाँ जब 11th क्लास की क्लासेस हम शुरू करेंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ाएंगे डीप में। इससे पहले मैंने 9th क्लास में पढ़ा दिया था आप लोगों को कि पादपों में ऊतक। ठीक, पादपों में ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक सरल और एक स्थायी। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था उसी का एक जो सरल होते हैं उनके 3 प्रकार होते हैं। उसी में से मैंने कहा था एक चीज़ जो होती है आपकी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो जो आपका कोलेनकाइमा पैरेन्काइमा होता है, यही सारी ऊतक के बारे में आपको वहाँ डिटेल से पढ़ना। बस यहाँ पर ध्यान देना कि मृद ऊतक होते हैं और एक ऐसे ऊतक होते हैं इस जीवित कोशिकाओं से बने हुए ऊतक होते हैं। दोनों लोब्स को आपस में जोड़ करके रखते हैं। फाइनल हो गई ना बात यहाँ तक? ठीक है, अच्छा, इसका पुतंतु का काम कितना है? अगर इस पर बात करें तो पुतंतु का काम क्या है कि पराग कोष को रोक करके रखना या पराग कोष को पकड़ करके रखना। ठीक है, क्योंकि अगर ये पुतंतु नहीं होगा तो पराग कोष नहीं होंगे। ठीक, ये तो हो गई। इसके बाद योजी का काम क्या होता है? योजी का काम क्या होता है? योजी का काम सिर्फ इतना होता है, ये दोनों लोब्स को जोड़ कर रखते हैं। लेकिन मेन काम क्या है? मेन टॉपिक क्या है बेटा? पराग कोष है। मेन टॉपिक क्या है? पराग कोष है, जिसको हमको डीपली पढ़ना है आज। ठीक है, पहला पॉइंट देखो, पुमंग। पुमंग को कहते हैं बेटा एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्योंकि पुमंग क्या होता है? मेल कहते हैं रिप्रोडक्टिव पोर्शन होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका? फ्लावर का। यानी पुष्पीय पादपों का जो है नरजननांग होता है, क्या होता है? वो पुमंग होता है। क्या होता है? पुमंग होता है। आप समझना मेरी बात को। तो जो मेल का कह सकते हैं वो नेम होता है, तो उसको एंड्रोसेम करते हैं। क्या करते हैं? एंड्रो से रूट वर्ड होता है मेल का, एंड्रो। ठीक है, जैसे कहते हैं फीमेल का क्या होता है? अगर कोई घर में लेडीज़ बीमार हो जाती है तो कहते हैं ना इसको कोई विशेष विशेषज्ञ दिखाओ, महिला विशेषज्ञ, गाइनोसियम है ना। तो जो गाइनो होता है वो किसके लिए होता है? वो फीमेल के लिए होता है। वो एंड्रो जो होता है वो मेल के लिए होता है, वो सब पर लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फ्लावर की बात कर रहे हो, किस में बात करें? नरजननांग की बात करें तो यहाँ पर हम एंड्रोसियम लिखेंगे। किसको? पुमंग, क्योंकि ये क्या है? पुष्प का
आपका नर जननांग है, और नर के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, एक वर्ड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं एंड्रोसियम। ठीक, अब बात करते हैं पुष्पी पादपों का नर जननांग पुमंग कहलाता है। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, पुंकेसरों के समूह से मिलकर पुमंग बना होता है। क्या बना होता है बेटा, पुंकेसरों के समूह से मिलकर के क्या बना होता है, पुमंग बना होता है। अब पुमंग है क्या, तो बेटा पुमंग कोई विशेष संरचना नहीं है। ये जो पुंकेसर है, ये पुंकेसर अगर लगातार पुंकेसर मिलते जाएंगे तो जो निर्माण करेंगे वो पुंकेसरों का समूह जो होगा वही क्या कहलाएगा बेटा, पुमंग कहलाएगा। पुंकेसरों का समूह ही क्या कहलाएगा, पुमंग कहलाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, अब हमको पढ़ना क्या है, एक्चुअली बेटा हमको परागकोश पढ़ना है। क्या पढ़ना है, परागकोश पढ़ना। ठीक है, अब बात करते हैं परागकोश। तो अब एक चीज समझना बेटा, परागकोश सामान्यतः द्विपालित संरचना होती है, बाइलोब्स स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है बेटा, बाइलोब्स स्ट्रक्चर होती है, द्विपालित संरचना होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ, ध्यान से देखो बेटा, दिख रहा है कुछ, आपको दिख रही है कि एक संरचना कुछ ऐसी बनी हुई है, एक संरचना कुछ ऐसी बनी हुई है। इसको बेटा हम पाली कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पाली। ठीक, देखो एक पाली आपको यहाँ पर दिख रही है, दूसरी पाली कहाँ दिख रही है बेटा, यहाँ पर दिख रही है। दो पालियाँ दिख रही है कि नहीं दिख रही, हाँ दिख रही हैं। ठीक है, ऐसे संरचना कुछ होगी। ये आपका क्या हो गया बेटा, आपका पुतंतु हो गया। ठीक, पुतंतु के ठीक ऊपर क्या होगी बेटा, कुछ संरचनाएं ऐसी बनी होंगी। ठीक, देखो इसमें दो पालियाँ आपको दिख रही हैं, ये पहली पाली है और ये दूसरी पाली है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं परागकोश क्या है बेटा, परागकोश क्या है, परागकोश बाइलोब संरचना है, या कह सकते हैं द्विपालित संरचना है। ठीक, पाली का मतलब समझ गया, मान लीजिए दो कमरे हैं। ठीक, एक ऐसे करके है और एक ऐसे करके, इसी को क्या कहते हैं बेटा, बाइलोब से कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम बाइलोब से कहते हैं। तो इसलिए परागकोश में दो पालियाँ आपको दिख रही होंगी, दूर से देखो, दिख रही नहीं दिख रही, तो इन्हीं को हम पालियाँ बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं पालियाँ। ठीक, आप समझना मेरी बात को। इसी के बीच में क्या होता है बेटा, आपका कनेक्टिव होता है जिसे हम योजी कहते हैं। ठीक, तो एक लाइन लिखते हैं कि परागकोश क्या बेटा, एक द्विपालित संरचना है। ये लाइन समझ में आ गई कि परागकोश द्विपालित संरचना है। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए समझो बेटा, अगर ये जो परागकोश है दो पाली संरचना है, अगर इस परागकोश को हम अनुप्रस्थ काट दें, अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है, ऐसे काटना किसी चीज़ को। ठीक, देखो अनुदैर्घ्य अलग होता है, अनुप्रस्थ अलग होता है, अनुलंब। देखो ऐसे जब इसको हम काटेंगे यहाँ से यहाँ तक, जब ऐसे काटेंगे तो इस कट को हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ काट कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ काट। अब देखो आपके सामने कटा हुआ एक परागकोश आ गया ना, एक परागकोश कटा हुआ, समझना। ठीक, अब देखो इसमें जब हमने काटा तो जैसे इसको हमने काटा तो यहाँ पर देखो आपको एक लोब से दिख करके आई हो, दो लोब्स है ना। एक देखो मैंने कहा था ना कि एक लोब्स ये है और एक लोब्स ये है। ठीक, इसको मैंने अनुप्रस्थ काट दिया। ठीक, संरचना कुछ ऐसे हो गई होगी। ठीक, ठीक, देखो इस तरह ध्यान से, ऐसे संरचना दिखी होगी कि ना दिखी होगी। अब आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा कि नहीं दिख रहा, कि यहाँ पर किसको काटा, परागकोश को अनुप्रस्थ काट दिया। अनुप्रस्थ काटने पर संरचना कुछ ऐसे दिखी। अब अगर थोड़ा सा इसको हम जूम करेंगे, अब हमको अध्ययन करना है इसको, जब माइक्रोस्कोप से हम जूम करेंगे तो इसकी संरचना कुछ ऐसे बन करके आएगी, ऐसे दिखेगी। ठीक, क्या दिखेगी, ऐसे दिखेगी। कुछ ऐसे संरचना देखेगी। ठीक, ये किसकी संरचना है बेटा, एक जो है परागकोश की संरचना है, जिसको मैंने कहाँ से काटा, अनुप्रस्थ काटा है, अनुप्रस्थ काटा। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक योजी होगा। क्या होगा, योजी होगा। अब देखना यहाँ पर ये संरचना कुछ आपको ऐसे दिख रही है ना, कुछ संरचना ये ऐसे दिख रही है। ठीक, अब इसी में क्या होते हैं बेटा, आपके इस जो संरचना होती हैं, लोब्स होती हैं। आपको एक परागकोश में कितने लोब्स दिख रहे हैं, एक दो लोब्स होते हैं। एक परागकोश में कितने लोब्स होते हैं, दो लोब्स होते हैं। एक दो लोब्स में कितने आपको जो है कमरे दिखाई दे रहे हैं, कितने किनारे दिखाई दे रहे हैं, तो कहोगे सर एक दो लोब्स में हमको दो किनारे दिखाई, एक लोब्स में कितने किनारे दिखाई दे रहे हैं, ये देखो एक लोब से ये अलग है और एक लोब से ये अलग है। एक लोब में कितने किनारे दिखाई दे रहे हैं, तो कहोगे कि सर एक लोब्स में हमें दो किनारे दिखाई दे रहे हैं, पहला किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है। दूसरी लोब्स में कितने दिखाई दे रहे हैं, दो दिखाई दे रहे हैं, पहला ये और दूसरा ये दिखाई दे रहा। तो क्या बेटा बात समझ में है कि एक परागकोश में कितने जो है बेटा लोब्स होते हैं, तो आप कहोगे एक परागकोश में बेटा दो पालियां होती हैं और एक पाली में बेटा क्या होते हैं, दो किनारे होते हैं। बेटा इन्हीं किनारों को, ध्यान से, इन्हीं किनारों को बेटा हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। अब बात समझ में आ गई कि लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं।
अब बात समझ में आ गई। इन्हीं किनारों को क्या कहते हैं बेटा, हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं, क्योंकि एक लोब से को जब हम काटेंगे तो उसमें दो किनारे मिलेंगे। देखो जब मैंने इसको काट दिया बीच से तो दो किनारे मिले या नहीं मिले, मिले कि नहीं मिले, हाँ बिल्कुल मिले। जो मिले तो एक किनारा ये रहा, एक किनारा ये रहा, किसका है ये, एक पाली का है या एक लोब्स का, ये किसमें का है, एक पाली का या फिर एक लोब्स का है। अब बताओ मेरी बात समझना, एक परागकोश में कितने लोब्स हैं, एक परागकोश में कितने लोब्स हैं, दो लोब्स हैं। एक लोब्स में कितने किनारे हैं, दो किनारे हैं। इन्हीं किनारों को बेटा हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। अब बात समझ में आ गई, किसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं, तो इन्हीं किनारों को हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक, अब लघु बीजाणुधानी की थोड़ी संरचना की बात की जाए। अब अगर हमको अध्ययन करना है कि लघु बीजाणुधानी में होता क्या क्या है, ठीक, क्योंकि आज हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक, ये देखो लघु बीजाणुधानी की एक लघु बीजाणुधानी की संरचना है। मैंने सिर्फ ये वाली लघु बीजाणुधानी उठा लिया, मैंने बाहर निकाल लिया इसको। ठीक है, इसको जब मैंने बाहर निकाल लिया तो इसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, इसके अंदर होता क्या क्या है। कि लघु परागकण भी आप परागकोश आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा डीप में जाओ। ठीक, मैंने एक ये उठा ली संरचना, एक संरचना मैंने बाहर निकाल ली अध्ययन करने के लिए। तो मैंने एक संरचना जब बाहर निकाली है तो ये संरचना कुछ ऐसे होगी, संरचना कुछ ऐसे होगी। ठीक, अब देखो इसके बाद एक, ठीक, ऐसी संरचना होगी। ठीक, ये जो होगी बेटा इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, ये परागकोश की सबसे बाहरी परत है, इसे क्या कहते हैं बेटा, एपिडर्मिस। ये देखो लिखा हुआ, क्या कहते हैं इसको हम, एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक, एपिडर्मिस। ठीक, ये बाह्य स्तर है, क्या है बेटा, बाह्य स्तर है। जस्ट इसके बाद बेटा एक और दूसरा स्तर आता है, दूसरा स्तर एक आपका आता है। ठीक, इस वाले स्तर को कहते हैं बेटा अंतस्थ स्तर। क्या कहते हैं बेटा, अंतस्थ स्तर, या इसको कहते हैं बेटा इंडोथीसियम। क्या कहते हैं, इंडोथीसियम कहते हैं। ठीक, इसे अंतस्थ स्तर कहते हैं या फिर इंडोथीसियम कहते हैं। जस्ट इसके बाद बेटा एक और आपका क्या आता है, एक और लेयर आती है जिससे हम कहते हैं मध्य लेयर। क्या कहते हैं बेटा, मध्य यानी कि मिडिल लेयर। क्या कहते हैं, मध्य लेयर या फिर मिडिल लेयर कहते हैं। देखो ये देखो यहाँ पर लिखी हुई साफ साफ मैंने कहीं पर लिखा, ये देखो मिडिल लेयर कहते हैं। मिडिल लेयर के जस्ट नीचे बेटा एक और संरचना आती है जिसे हम कहते हैं टैपिटम। क्या कहते हैं, टैपिटम। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टैपिटम ही बोलते हैं। उसके बाद क्या आती है बेटा, आपकी आती है, अब आपके आते हैं बेटा बीजाणु जनित ऊतक आते हैं। क्या आते हैं बेटा, बीजाणु जनित ऊतक आते हैं। और इनमें क्या पाई जाती है बेटा, ये ऊतक हैं, कैसे, बीजाणु जनित ऊतक हैं। इनको कहते हैं बेटा स्पोर मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोर मदर सेल कहते हैं। ये संरचना आपकी बनी हुई। अब समझना, एपिडर्मिस क्या है बेटा, किसी परागकोश की जो सबसे बाहरी परत है, बाहर वाली परत, ये एपिडर्मिस कहलाती है। इसका काम क्या होता है, परागकोश के अंदर बन रहे जो आपके क्या है, उनका नाम लो बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो बन रहे होते हैं, लघु बीजाणु जो बन रहे होते हैं कहाँ, परागकोश के अंदर, उनकी सुरक्षा करना। ठीक, किसकी, बाह्य हानिकारक जीवाणु बैक्टीरिया से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एपिडर्मिस लगी होती परागकोश के बाहर। ठीक, अब बात करते हैं, उसके बाद आती है इंडोथीसियम और मिडिल लेयर आती है। इंडोथीसियम और मिडिल लेयर का मुख्य काम क्या होता है बेटा, तो इसका मुख्य काम होता है जब आपके परागकण परागकोश के अंदर मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, पूरी तरह से पक जाते हैं, वो तैयार हो जाते हैं, तो क्या होते हैं, ये परागकोश फटते हैं, परागकोश फटता है। देखो यहाँ पर फट रहा है परागकोश, ठीक, स्वतः परागकोश फट रहा है। ये फटने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो बेटा जिम्मेदार आपकी इंडोथीसियम और मिडिल लेयर। ये दोनों जो लेयर है बेटा आपकी, मध्य लेयर और इंडोथीसियम, ये दोनों क्या परागकोश के फटने के जिम्मेदार हैं। यही इन्हीं की वजह से क्या होती है, परागकोश फटते, वरना नहीं फटे, इनकी वजह से ही फटते हैं। अब बात आती तीसरी बेटा आपकी कौन सी है, टैपिटम। टैपिटम का काम क्या होता है कि जो ये ऊतक है, टेपिटम बेटा सुनना, एक बात ध्यान सुनना, नोट में लिखना। टेपिटम जो होते हैं ये बहुकेंद्रकीय कोशिका होती है। क्या होती है बेटा, बहुकेंद्रकीय कोशिका होती है, यानी कि टेपिटम में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं, बहुकेंद्रकीय होती हैं। इनका काम क्या होता है, यानी टेपिटम जो कोशिकाएं से बने वो बहुकेंद्रकीय, उनमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, तो पहला काम इनका यही बेटा, ये बहुत सारे एंजाइम निकालती है टेपिटम। ठीक है, वो अभी हम डीप में आपको पढ़ाएंगे, जब आगे जाएंगे तो जब आवश्यकता पड़ेगी तब पढ़ाएंगे। ठीक है, अपने कैलोजस निकालती हैं, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स निकालती हैं। लेकिन यहाँ पर इसका मुख्य काम जिसके रूप में आप जानते हो, यहाँ पर टेपिटम का मुख्य काम क्या है कि ये जो बन रहे हैं कहाँ पर, ये स्पोर मदर सेल जो बन रही है, ठीक, ये कहाँ पर, इसके अंदर जो लघु बीजाणु बन रहे हैं, इनको क्या देना बेटा, पोषण देना। अगर
कोश के अंदर परागकणों को भोजन चाहिए, पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो कौन देगा? टैपेटम देगा। अगर टैपेटम नहीं होगा तो क्या ये जो बन रहे हैं परागकण किसके परागकोश के अंदर, तो एक टाइम के बाद ये बेटा मर जाएंगे। ठीक है, इनको पोषण नहीं मिला। तो पोषण देने का काम कौन सी कोशिकाएं करती हैं? हम कह सकते हैं कि टैपेटम की कोशिकाएं परागकणों को पोषण प्रदान करती हैं। ये चीज़ समझ में आ गई इतनी। अब बात करते हैं कि जब आपके परागकण जो है पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे, पूरी तरह से मैच्योर होंगे तो क्या होगा? आपकी जो है ये मिडिल लेयर और इंडोथीसियम इस तरह दोनों क्या करेंगे? फटेंगे। और जब फटेंगे तो ये क्या होंगे? परागकोश यहाँ से देखो फट गए, परागकोश नीचे निकल रहे हैं। अब कोई जैसे इसमें कैसे हैं बाह्य दलपुंज का काम आएगा, बाह्य दलपुंज सॉरी बेटा दलपुंज का काम आएगा। दलपुंज क्या करेगा? अपनी तरफ कीटों को आकर्षित करेगा। जब कीटों को आकर्षित करेगा तो यहाँ पर आएंगे, और जैसे आएंगे तैसे देखेंगे पुष्प के ऊपर बैठेंगे। वहाँ पर क्या हो चुका होगा? ये आपका जो परागकोश फट चुका होगा। जब परागकोश फट चुका होगा तो परागकण बाहर आ गए होंगे, वो किसी न किसी जो है भंवरे, तितली आदि के पैर में चिपक जाएंगे। अब यहाँ से जैसे भंवरे और तितली उड़ करके किसी दूसरे पुष्प पर जाएंगे तो उनके पैर से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर वर्तिका या वर्तिकाग्र के आसपास छूट जाएंगे तो वो देखो वर्तिकाग्र जो होती है ना वो चिपचिपी टाइप में होती है। कैसे होती है? चिपचिपी होती है। और ये भी कण कैसे होते हैं? चिपचिपी होती है। ये दोनों जहाँ चिपचिपे आपस में मिले वहाँ तो तुरंत वो चिपक जाएंगे, छूट जाएंगे। वो सीधे सीधे कहाँ चले जाएंगे? अंदर चले जाएंगे, सीधे अंदर चले जाएंगे। वहाँ पर क्या होता है? अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। और बीजांड से क्या हो जाएंगे? ये जुड़ जाएंगे। बीजांड से जुड़ने की जो प्रक्रिया यही क्या कहलाती है बेटा? निषेचन कहलाती है। जब वर्तिकाग्र से होते हुए बेटा क्या परागकण, ठीक है, कहाँ आएंगे? अंडाशय में आएंगे तो वहाँ पर क्या पाया जाता है बेटा? बीजांड पाया जाता है। और बीजांड से परागकण जब आपस में मिलेंगे तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। हाँ बेटा, निषेचन ह्यूमन में भी होता है, निषेचन पादपों में होता है। जब भी मैंने कहा कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक परस्पर आपस में मिलेंगे तो उस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। वो चाहे ह्यूमन में हो, चाहे फ्लावर में हो, चाहे किसी भी जीव में। अगर ऐसा है तो फिर वो प्रक्रिया कहलाएगी निषेचन ही कहलाएगी, यानी फर्टिलाइजेशन ही कहलाएगी। अब समझना एक बार फिर से, ये थे आपकी बेटा क्या परागकोश के बारे में बेसिक, बिल्कुल सिंपल चीज़ें थी। मैंने सिंपल वे में समझा दिया, इनको जटिल मत होने दो। एक बार फिर से समझना है, फिर से समझो, ठीक है। मैंने कहा कि आप पढ़ रहे हो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन में आज आपका टॉपिक था क्या? पुमंग, ठीक, जिसे इंड्रोसियम कहते हैं, क्योंकि इंड्रो क्या होता है? मेल का रूट वर्ड होता है, और पुमंग क्या है? नरजननांग है, इसलिए इसको हम इंड्रोसियम कहते हैं। उसके बाद बेटा अपना टॉपिक आता है कि पुंकेसरों के समूह से। अच्छा, पुमंग होता क्या है? तो बेटा पुंकेसरों के बहुत सारे समूह आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? पुमंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पुमंग बनाते हैं। अब बात करते हैं, ये रहा संरचना बेटा किसकी? आपकी पुंकेसर की, ठीक है, जिसे हम स्टेमन भी बोलते हैं, ठीक है। अब समझना, और इस एक चीज़ और ध्यान रखना, लघु बीजाणुपर्ण भी बोलते हैं बेटा, नोट में लिख लीजिएगा। ये जो आपका पुमंग है, ये सॉरी बेटा जो पुंकेसर है बेटा, इसको हम लघु बीजाणुपर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लघु बीजाणुपर्ण भी बोलते हैं। माइक्रो स्पोरोफिल भी बोलते हैं, माइक्रो स्पोरोफिल भी बोलते हैं। यहाँ पर समझना मेरी बात को। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की संरचना क्या कहलाती है? फिलामेंट, जिसे पुतंतु कहते हैं। कहाँ से लगा होता है बेटा? थैलेमस से लगा होता। काम क्या होता? परागकोश को ग्रहण कर रखना, मतलब परागकोश को रोक करके रखना। फिर उसके बाद बेटा उसके ऊपर जाते तो क्या मिलता है? योजी, जो दोनों पालियों को, दो लोब से, देखो परागकोश की संरचना ऐसे ही दिखती है। इसमें दो पालियां पाई जाती है, पहली पाली और दूसरी पाली, इसको कहते हैं लोब्स। और दो लोब्स मतलब दो के लिए क्या लिखते हैं बेटा? बाइलोब्स। दो के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, बाइलोब्स, ठीक। अब इसके आगे आते हैं। अब ये दो पाली संरचना है, ठीक है। अब ये देखो, इसको योजी कहते हैं। अब बात करते हैं परागकोश। देखो यहाँ पर क्या हुआ, परागकोश के जो है ये अनुप्रस्थ कटी हुई संरचना। अध्ययन करने के लिए हम परागकोश को बीच से काटते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा दिया कि सबसे पहले क्या है, परागकोश के जब हम एक परत को काट करके बाहर निकालेंगे, माइक्रोस्कोप में लगाएंगे तो संरचना कुछ ऐसे दिखेगी। इस संरचना में सबसे बाहर की जो परत होती है उसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब होता है बाह्य त्वचा। जो है ये त्वचा हमारी, ये क्या? एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली खाल जो होती है बेटा उसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं, चाहे पादप में हो चाहे ह्यूमन में हो, ठीक। उसके बाद उसके जस्ट अंदर आती है बेटा आप क्या? इंडोथीसियम, जिसे अंतःस्थीय परत भी कहते हैं। उसके बाद जस्ट आती है बेटा मिडिल लेयर आती है। क्या आती है? मिडिल लेयर आती है। और मिडिल लेयर का मतलब होता है मध्य वाली परत, जो बीच में परत पाई जाती है। उसके जस्ट बाद क्या आता है बेटा? टाइपिटम आता है। टाइपिटम की कोशिकाएं कैसी होती है? बहुकेंद्र की होती है। कहाँ पर पाई जाती है? परागकोश में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? परागकोश में। इसके अंदर बेटा पाए जाते हैं एक संरचना जिसे क्या कहते हैं हम? ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कैसे ऊतक बेटा इसमें पाए जाते हैं? बीजाणु जनित ऊतक पाए जाते हैं। यही ऊतक आगे चल के कहीं ना कहीं क्या बनाएंगे? आपके पराग कण बनाएंगे। कौन ऊतक? यही बीजाणु जनित ऊतक जो है, यही आगे चल करके क्या बनाएंगे? आपके पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे, यानी पराग कण बनाएंगे। अब पराग कण कैसे बनाएंगे, ये अगला टॉपिक आएगा। लघु बीजाणु जनन कैसे होता है? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है कि पराग कण कैसे बनेंगे। इसकी जो है वीडियो हम अगले टॉपिक में कवर करने वाले हैं। लघु बीजाणु जनन एक बिल्कुल आराम से कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या आता है?
माइक्रो स्पोर मदर सेल आते हैं, मतलब यहाँ पर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं आती जो आगे चलकर क्या बनाएंगी, लघु बीजाणु बनाएंगी, यानी पराग कण बनाएंगी। जब ये पराग कण मेच्योर होते हैं तो कैसे बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पर देखो अंतस्थिसियम और मिडिल लेयर दोनों फट जाती हैं। फटने की वजह से जो है ये बाहर की परत ऑटोमेटिक हट जाती है, वहाँ से पराग कण बाहर निकलते हैं। टाइपिटम का काम है टाइपिटम का काम है कि जो लघु बीजाणु ऊतक इसके अंदर इनको पोषण प्रदान करना। ठीक है, जो अंदर लघु बीजाणु बनेंगे इनको पोषण प्रदान करने का काम टाइपिटम करता है। टाइपिटम कई सारे बहुत सारे एंजाइम रिलीज करता है। ये सारी चीज़ें आगे चल करके हम पढ़ने वाले, तो यहाँ तक समझ में आ गया बेटा पराग कोश की संरचना और पराग कोश क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। द्विपाली संरचना होती है, बिल्कुल आसान वे में आपको मैंने समझा दिया। अब आगे पढ़ने वाले लघु बीजाणु जनन यानी पराग कोश में परागकण कैसे बनते हैं। आपने पराग कोश के बारे में जानकारी ले ली थी, क्या क्या होता है। अब पढ़ना क्या है, पढ़ेंगे पराग कोश के अंदर परागकण कैसे बनते हैं। पराग कोश के अंदर पराग कणों की बनने की जो प्रक्रिया है बेटा वही लघु बीजाणु जनन कहलाती है। वही क्या कहलाती है बेटा, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। हम अगला टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक हमारा यही है कि पराग कोश में पराग कण कैसे बनते हैं। ठीक, यानी हम कल वाले लेक्चर जो कंप्लीट करने वाले उसमें कंप्लीट करेंगे लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया। ठीक, आशा करते हैं बेटा ये समझ में आया होगा आपको। अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी जो है शिक्षक ऐसी जो आपको समझ में नहीं आ रही तो उसके लिए बेटा कमेंट सेक्शन में आकर आप पूछना, हम कोशिश करेंगे आपको बहुत जल्दी जवाब दे, या फिर अगले वाले लेक्चर में आपकी चीज़ें को हम उठा करके कवर करें कि क्या चीज़ आपकी छूट रही है। ठीक, उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आ गई होगी आज की क्लास, और इसको शेयर कर देना। ठीक, क्योंकि सबसे जटिल संरचना है ये, और इसको मैंने आसार में आपके लिए तैयार किया तो समझा भी दिया है। इसको शेयर करते रहना, पढ़ाई करते रहना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।